दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी की आगामी सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम, इन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, अब लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और फ्री तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे। तो आइए साथियों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, एक पक्षी है, नहीं होगा। ऑप्शन 2 है किसी स्थान का अजीवी घटक, ये भी गलत होगा क्योंकि इसमें जैविक घटक भी होने चाहिए। ऑप्शन 3 पृथ्वी और वायुमंडलीय क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इकोसिस्टम में जीव हो या ना हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगला है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब अगला देखते हैं। अगले वाले में सुमेलित करने के लिए बोला गया है। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करें। तो यहां पे आप सभी लोग देख सकते हैं नोक रेख कहां पर है, आप सभी लोग बताएं। हाँ, नोक रेख जो है वो आपका मेघालय में है, फिर मानस असम में है, और अगस्त्यामलाई अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सॉरी दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, और अगस्त्यामलाई जो है वो केरल में है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट बनेगा? पहला ये वाला मिलेगा तीसरे से, बी वाला मिलेगा तुम्हारा दूसरे से, और सी वाला मिलेगा चौथे से, और डी वाला मिलेगा तुम्हारा पहले से। तो इस हिसाब से तीसरा दूसरा चौथा पहला, तीसरा दूसरा चौथा पहला आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन 4 है नेपाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खाद्य चक्र, ऑप्शन 2 श्रृंखला अक्रिया, ऑप्शन 3 खाद्य जाल, ऑप्शन 4 बायोमास का पिरामिड। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? इसमें पूछा गया मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च उपभोक्ता, ऑप्शन 2 द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन 3 तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन 4 प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो वो होते हैं जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट ये आंसर तो हो ही नहीं सकता विकल्प। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा, सर्वभक्षी उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन 2 1972, ऑप्शन 3 1980, और ऑप्शन 4 1974। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1973 ईस्वी में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का मेहतर कहा जाता है? ऑप्शन 1 है जीवाणु विषाणु, ऑप्शन 2 जीवाणु एवं कवक, ऑप्शन 3 मांसाहारी, और ऑप्शन 4 है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जीवाणु एवं कवक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण में कौन सा गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ संबंधित है? ऑप्शन 1 है WWF फॉर नेचर इंडिया, ऑप्शन 2 भारतीय वन्यजीव बोर्ड, ऑप्शन 3 है राष्ट्रीय वन्यजीव क्रिया योजना, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा, WWF फॉर नेचर इंडिया जो है वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी हुई गैर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर कौन कौन से प्रयोग करने चाहिए? ऑप्शन ए कम उपयोग, ऑप्शन
पहला ऑप्शन है कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनर्निर्माण। दूसरा ऑप्शन है पुनः उपयोग पुनः संरचना और पुनः निर्माण। ऑप्शन 3 है कम उपयोग पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। और ऑप्शन 4 है कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आप सभी बताएं फटाफट, ऑप्शन नंबर 3 कम उपयोग पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 ओजोन, ऑप्शन 3 मीथेन, ऑप्शन 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्सर्जन पूछा गया है, यातायात परिवहनों के द्वारा किस गैस का उत्सर्जन सबसे ज्यादा किया जाता है? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है रोंटजन, ऑप्शन 2 किलोबाइट, ऑप्शन 3 हर्ट्ज और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रोंटजन में रेडियोधर्मी प्रदूषण का नापा जाता है। अगला प्रश्न है हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ध्रुव समतापीय मंडल बादल, ऑप्शन 2 ध्रुवीय बवंडर, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों सही है, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ध्रुवीय बाउंडर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन धूम्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है और किस समय पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीष्मकाल के में दिन में, ऑप्शन 2 ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, ऑप्शन 3 शीतकाल के दिन में के समय, ऑप्शन 4 शीतकाल में सुबह के समय। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, लंदन धूम्र जो है शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। अगला प्रश्न है मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका है? ऑप्शन 1 समुद्र में बिखरे तेल का, ऑप्शन 2 है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का कारण, ऑप्शन 3 है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, ऑप्शन 4 मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पानी पीने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, औद्योगिक पारा यानी पारा युक्त मछलियां खाने से मिनीमाता रोग फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगली है जल चक्र के अनवरत चलने का कारण क्या है? ऑप्शन 1 सूर्य की ऊष्मा का जल को उष्मित करना, ऑप्शन 2 सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, ऑप्शन 3 है जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपयुक्त सभी सही है। अगला है सब्जी के रूप में प्रयुक्त सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू क्या है? ऑप्शन 1 जड़, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी फल और ऑप्शन डी तना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, तना होगा। अगला है प्रश्न है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है यानी पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 कॉमन नेचुरल गैस, ऑप्शन 2 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन 3 कॉमन नेचुरल गैस, ऑप्शन 4 सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वहां पर नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 परजीवी, ऑप्शन 2 सहभोजी, ऑप्शन 3 मृतोपजीवी, ऑप्शन 4 सहजीवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सहभोजी कहलाता है। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्यों? ऑप्शन 1 इसमें आवेशित कण है, ऑप्शन 2 यह सूर्य के निकटतम है, ऑप्शन 3 यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है और ऑप्शन 4 है इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे साफ मौसम बनने में मदद मिलती है? ऑप्शन 1 चक्रवात, ऑप्शन 2 प्रतिचक्रवात, ऑप्शन 3 एक व 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिचक्रवात बनने से मौसम साफ होने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वन एवं वन्य उत्पाद से, ऑप्शन 2 सिल्क से, ऑप्शन 3 फूल से, ऑप्शन 4 उर्वरक से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिल्वीकल्चर जो है वन एवं वन उत्पादों से संबंधित क्रांति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है साथियों रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 कानपुर, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 गोरखपुर और ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोरखपुर है। हालांकि वर्तमान में ये अब बदल गया है, आगे जो पेपर होगा उसमें आप अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें गोरखपुर सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन
3 22, ऑप्शन 4 21। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कुल 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन 2 नीम, ऑप्शन 3 पीपल और ऑप्शन 4 बरगद। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पक्षी सारस है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश डैश द्वारा संबोधित करती है। किसके द्वारा संबोधित करती है? पहला ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर 3 है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, और ऑप्शन नंबर 4 है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? पहला है पॉइंट, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। तीसरा है इसमें मूल्यांकन सामग्री लगी हो। चौथा, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। अब इसमें आपको क्या करना है और उसके आधार पर आपको कूट का चयन करना है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या पहला, दूसरा और चौथा करेंगे, तीसरा की कोई जरूरी नहीं है, इसमें मूल्यवान सामग्री की कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन 1 है दत्त कार्य, ऑप्शन 2 है कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन 3 है मौखिक प्रश्न और ऑप्शन 4 है निर्धारण मापनियां। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मौखिक प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या है? ऑप्शन ए, यह विधि मितव्ययी नहीं है। दूसरा है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऑप्शन 3, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ये सारी जो है प्रेक्षण विधि की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन 2, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। ऑप्शन 3, यह एक, यहाँ पे नहीं पूछा गया, इसको ध्यान में रखना, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। और चौथा, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो ये भी नहीं होगा। और प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित नहीं होती है निरीक्षण विधि। इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों, ये थे यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट की तैयारी के लिए ईवीएस के यानी पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।